एवन न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2023 का जो विधानसभा इलेक्शन होना है, उस चुनाव का चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। इसी के चलते हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़े हुए मुद्दे, जो लीडर्स हैं हर पार्टी के, उनसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर सवाल जो आपका है हम उनसे पूछकर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं केआरएस पार्टी के जो बीजापुर नगर अध्यक्ष हमीद इनामदार साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल हमीद इनामदार, नगर अध्यक्ष कर्नाटक राष्ट्र समिति। आप एवन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाकर हमारे पार्टी के ख़यालात और लोगों तक पहुंचाने, आपका शुक्रिया। सर, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि संविधान ने हमें हक दिया है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, या जनता का आपको सपोर्ट है, आप इलेक्शन जीतना चाहते हैं इसलिए लड़ रहे हैं? तो पहली बात आपको ये करना चाहते हैं कि कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष जीतने के ही एक इससे ये लड़ रही है। तो हमें कंटिन्यूअस 3 साल से लोगों तक जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें आज़ादी किस लिए मिली थी, यानी लोगों के फंडामेंटल राइट्स पूरे लोगों तक पहुंचना बोल को, लेकिन आज हमें आज़ाद सिर्फ नाम के हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं, कर्नाटक राष्ट्र समिति लोगों तक एक उनके हक पहुंचाने के लिए, उनके राइट्स क्या हैं, इसके लिए हमें सिर्फ वोट के लिए तक नहीं, कंटिन्यूस ऑफिसर्स को जाना, हर ऑफिस में जाना, बच्चों को तालीम के बारे में क्या ये है वो लोगों को दिलाने का हमें काम है। सर, जहाँ तक अब हम आपके जो एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, यानी आपके जो सड़क पर उतरकर बहुत से मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, जैसे कि आपका ज़्यादातर फोकस हमने देखा है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत से ऑफिसर्स में जाकर आप ऑफिसर्स पर वहाँ पर रेड कर रहे हैं, वहाँ पर उनका जो भी काम कर रहे हैं वो सरकार तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भ्रष्टाचार बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह सिर्फ आप भ्रष्टाचार तक सीमित हैं, या देखिए अब हमारा जो सिटी है बीजापुर सिटी की हम बात करेंगे तो एक तरफ पूरी तरह से आबाद नज़र आता है, एक तरफ पूरी तरह से बर्बाद नज़र आता है। अगर आप इस साइड देखेंगे तो वहाँ पर ना सही सड़कें हैं, ना सही ड्रेनेज का सिस्टम है। वहाँ पर सड़कें हैं तो सिर्फ उस पर ब्रेकर लगे हुए हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग घूमते हैं, बच्चे घूमते हैं, कभी भी हादसों का वहाँ पर शिकार हो सकते हैं। मगर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बेहतरीन सड़कें बन रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर आप जो भी ऑफिसर्स हैं, देखिए ये सवाल तो हमें एक जो यहाँ पर रूलिंग कर रहे हैं, हाँ, जो सरकार है उनसे पूछना चाहिए, लेकिन जब वो हमारे साथ प्रतिनिधि आएंगे हम उनसे ज़रूर पूछेंगे इन सवालों को। लेकिन आप एक पार्टी के प्रतिनिधि और एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते क्या इन चीज़ों का जो ऑफिसर्स को इस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसकी सबूत ये है। तो क्या है मालूम है क्या, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब हो या महानगर पालिका कमिश्नर हो, तो जो अनुदान हमारे सिटी डेवलपमेंट के वास्ते आता है हमारे एमएलए के घर से नहीं आता। तो मैं सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा कि मैं अभी लोगों को बताने के लिए, इसके लिए मेरे करस्पॉन्डेंस कंटिन्यूस, हमें पिछले महानगर पालिका चुनाव में हमने लोगों से रिस्पांस अच्छा नहीं मिला तो हमें नहीं आए, लेकिन हमारा मकसद क्या था कि सिस्टम में अगर हमें होंगे तो सिस्टम को कुछ चेंज करेंगे बोल के। तो अब रिसेंट देखो, अभी इलेक्शनों को 3 महीने हुआ, आज तक हमारे ये कारपोरेटर्स को उनकी ड्यूटीज़ मालूम नहीं है। जाको शपथ ग्रहण करने के वास्ते डीसी के पास जाको मनवी करते हैं, इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं इन्हों, जाको मनवी रिक्वेस्ट करते हैं, क्यों नहीं दे रहे पूछ सकते थे इन्हों। तो ऐसे लोगों को चुन को भेजे। हमें, हमारा मकसद ये सिस्टम को चेंज करना था। अवाम हमें नाकारा करे, हम ना नहीं पसंद करे, हमें नहीं चुन को आए, हम ना बहुत, मुझे तो 45 वोट मिले। मैं शर्मिंदगी से नहीं बता रहा, सीना ठोक के बताता हूँ कि मुझे 45 वोट मिले। इसका मतलब हमें समाज से, हमें हिम्मत हार को घर में नहीं बैठे। हमारा मकसद सिस्टम को लड़ना, लोगों के हक दिलाना, ये इससे हमें आज ये लड़ रहे हैं। तो ये उसके तौर पर आपके सामने मैं एक ये पेश कर रहा हूँ कि मुझे ज़रूरी नहीं, मुझे क्या है मालूम है क्या, हमारे कर्नाटक राष्ट्र समिति के
हर सेनानी अपने अतराफ जो भी वायलेशन होते रहता है, जो दिखता है, उसे हुकूमत तक प्रेजेंटेशन करते हैं हमें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और लापरवाही है किस तरह पैसों का मतलब दुरुपयोग, देखो क्या लिखा है, अभिवृद्धि बंधंत अनुदान दुरुपयोग कुरितु, किसका हमारे नगर शासक का नाम डाल को दिए से 23 वार्ड नंबर 4 ऑलरेडी बगैर टेंडर के काम हो चुके, अभी काम हुआ बगैर टेंडर के काम हो रहा है, तो उसे हमें रिसेंट रोके हुए हैं। हमारा काम जो लोगों तक उनका हक आना चाहिए था, तो हमारे डीसी साहब हो, कमिश्नर क्या है, मुक्के और कीड़े और बहरे लगते हैं, और दूसरे क्या है, एमएलए के गुलाम। एमएलए अपने घर से नहीं ला रहा है, ये हमारा और आपका फंड है। तो मैं यहाँ दिए सके, अगर 10 दिन के अंदर अगर ये जामिया मस्जिद के वार्ड का काम नहीं शुरू होगा, तो क्या बोले उन्होंने कि मैं रास्ता बंद करूंगा लोगों को लेकर। मैं 10 जने को लेकर जाकर मेमोरेंडम नहीं देने का, 10 जने को जाकर मेमोरेंडम क्यों देना उनको। तो हमारा मेमोरेंडम पेश करें, जब जिस दिन काम नहीं शुरू होगा तो सडनली कमिश्नर क्या बोले उन्होंने कि महानगर पालिका से 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान है, लेकिन हमारे पास 1.5 करोड़ है, तो अभी 1 करोड़ का हमें इंतज़ाम करको अंडर ड्रेनेज का सिस्टम पहले हमें इंतज़ाम करते हैं, फिर उसके बाद में रोड बनाते हैं, फिर बाद में फोड़ना ना पड़े, इसकी वजह से ड्रेनेज लाइन छोटी है, तो हमें बड़े करके 10 दिन में काम शुरू करने वाले। ठीक है सर, माना कि आप ये कर रहे हैं, जनता की अभिवृद्धि के लिए, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, जिला अधिकारी से मिल रहे हैं, आप उन पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। इतना सब करने के बावजूद भी जो पिछला जो मिनी इलेक्शन हुआ, कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ, तो आपने तकरीबन 3 वार्ड में अपने कैंडिडेट खड़ा किए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी जीत कर नहीं आया। मेरा आपसे सवाल है कि जो भी आप जो काम कर रहे हैं वो जनता तक पहुँच नहीं रहा है, या जनता ने आपको नकार दिया है? इसका दोनों भी हो सकता है। एक जनता, हमारी तो कोशिश है पूरी जनता तक पहुंचना, जिसके मसाइल होते हैं हमें हमारे पास आते हैं। अब हमें कुछ अफसोस ऐसा भी है, लोग देखो क्या मालूम क्या काम के वास्ते हमारे पास आते हैं, वोट है सो दूसरे पार्टी को देते हैं, तो हमें समझ में नहीं आया कि ये वोटर्स को किस तरह से ये करना। लेकिन हमें जीतने का एक मकसद सिस्टम चेंज करने के वास्ते ही लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इसके। यानी जो लोगों के दिलों तक अभी केआरएस पार्टी नहीं पहुंचे आपके हिसाब से? पूरी तरह नहीं पहुंची समझो। सर मान लीजिए आप इसमें इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना आप? जी हाँ, मतलब आप जिले में कुल पूरे 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशंसी में 8 हमारे कैंडिडेट। अच्छा, बीजापुर सिटी से आप किसको कैंडिडेट बना रहे हैं? अभी फिलहाल तो हमारा क्या मालूम है 8, अभी रिसेंट कांग्रेस एक नानू नायकी बोल को एक ये करी, तो सिर्फ एक ड्रामा है, ये नानू नायकी एक ड्रामा है। हमें वो से ग्राउंड पर रियल यानी महिलाओं के साथ में है, तो हमें महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं। अगर बीजापुर से कोई महिला अच्छी सोशल एक्टिविस्ट है, फिक्र की समाज की फिक्र ऐसी चिंतक एक चेंजेस लाना चाहती, वैसे औरत को हमारे पार्टी से हमें टिकट देने का एक डिसीजन लिए सर। अब देश में कई पार्टियां हैं, एक तो बीजेपी पार्टी है, दूसरे कांग्रेस पार्टी है, इतनी पार्टियां हैं, तो आप चुनाव में आप भी जा रहे हैं, तो आपके जो ख्यालात हैं आपके पार्टी के, किसके खिलाफ हैं, किसके साथ हैं, या दोनों के खिलाफ हैं या दोनों के साथ हैं? मतलब मेरा सवाल है कि आप किस पार्टी के साथ आप लड़ना चाह रहे हैं इलेक्शन? हमारा पार्टी का कोई ये नहीं है, बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, जेडीएस भी वही है। हमारी पार्टी के जो सिस्टम जो आज इम्प्लीमेंट है उसके खिलाफ है। यानी क्या मालूम क्या, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, जो उसके इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सही नहीं है। यानी वो सही नहीं कि जिम्मेदार अफसरों पर भी नहीं देते हमें। ये जो सिस्टम है कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये जो भी आओ, ये सब एक ही इसके क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू के जैसे है। तो हमारी लड़ाई पूरे सिस्टम के खिलाफ है, एक पार्टी बीजेपी कांग्रेस से नहीं है। इस तरह से जो आज तक जो सियासत चलती आई ज़ात पात पे हो ऐसे, इसके लिए तो वो सिस्टम के खिलाफ हमारे। सर
हर एक पार्टी जब टिकट देती है तो उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि यानी हमारा कैंडिडेट ऐसा हो। तो आपके पार्टी में टिकट हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? हमारे पार्टी में कैंडिडेट के क्या है पता है, उसके सोशल एक्टिविटीज़ और उसके ख़यालात कैसे हैं, उसके बैकग्राउंड कैसा है, जो पिछले सोशल यानी समाज के लिए उसका क्या देन है। सिर्फ मैं पैसे वाला हूँ आपको ठहर तुम बोले तो वैसे पार्टी को हमारे पास अलाउड भी नहीं है, और ना ही हमें ऐसे लोगों को जिनका समाज में क्रिमिनल्स रिकॉर्ड होंगे, भ्रष्टाचार कैसे, ऐसे लोगों को हमारे पार्टी में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, ऐसों को हमें नहीं देते। ओके सर, अब ये लोगों का सवाल है। लोग पूछ रहे थे कि भाई पहले ही 2-3 पार्टियां यहाँ पर मौजूद हैं, अब इसमें से नई पार्टी केआरएस पार्टी आ गई, तो इसमें क्या होता, लोगों का जो वोट है डिवाइड हो जाता है। तो ये पार्टियां क्या वोट डिवाइड करने के लिए या वोट कटवा बनने के लिए ठहर रहे हैं? इनका मकसद क्या है? ऐसा लोगों का सवाल है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कांग्रेस क्या बोलती, सिवाय हमारे कोई इसमें नहीं, सत्ता में नहीं आना। बीजेपी क्या बोलती है, सिवाय हमारे सत्ता में नहीं आना। क्या इनको ठेका दिए से अगर दूसरी पार्टी आती तो, यानी कांग्रेस और ये बीजेपी के सिवा दूसरी पार्टी आती तो बी टीम नजर आती। तो क्यों तुम्हें बी टीम ऐसा समझते? हमारा फंडामेंटल राइट है कि हर एक पार्टी ही क्यों इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो इनको हर दूसरी पार्टी किसी की बी टीम क्यों नजर आती? क्यों हमें ये टीम हमें नहीं है? हो सकता है तुम्हें दोनों। ये आज 70-75 साल हमारे देश अमृतसर मना रहा है। क्या अमृतसर है वो? एक आदमी का पुलिस स्टेशन में सही ढंग से कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो सकता, और आज इतनी महंगाई है, इस पे कोई प्रोसेशन नहीं होता। मामूली कलर के ऊपर, रिसेंट पठान मूवी के ऊपर, यानी मुझे लगता है कि ये वो लोगों के मसले नहीं हैं, हुकूमत इसे खुद क्रिएट कर को, या फिर ये फिल्म वाले ही ये लोगों को पैसे दे को क्रिएट कर को फिल्म को हाईलाइट करने की कोशिश करे। यानी लोगों को ऐसे हिजाब हो, गाँव हो, ये मुद्दे दे के अवाम को गुमराह कर रही पार्टी। 75 साल के हिसाब में जितना ये जो बीजेपी का शासन था, पूरी देश को बर्बाद करी। एक तो पीयू सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर नहीं बना सकी, जो पिछले 70 साल में कंगाल भारत को पिछली हुकूमतें एक अच्छा सिस्टम दिए थे, उसे पूरा आज बेच रही है। तो चुनाव में जाने के लिए हर पार्टी एक अपने अपने मुद्दे उसके होते हैं, एक उसका कुछ ना कुछ एक वहाँ पर मुद्दे होते हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? सबसे पहला हमारा क्या है मालूम है क्या? हमारा एक मेन ये है, तो क्या है, शराब बंद करना। अगर हमारी हुकूमत, अगर हमारी पार्टी अगर सत्ता में आएंगी, हमारे रविकृष्ण रेड्डी अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा शराब बंद, नशा मुक्त होगा। तो क्यों मालूम है क्या, ऐसे वैसे फजूल ये करने के बजाय ये रेवेन्यू को बंद कर को एक अच्छा, शराब यानी एक माहौल को ख़राब करता है। यानी अमीर तो क्या है ये नहीं रहता, जो गरीबों के जो कुटुंब पे जो उसका ये हो रहा है, तो उसके वास्ते एक अच्छा कदम है हमारा। और दूसरी तरह जो ऑफिस में भ्रष्टाचार है, इनके जैसा नहीं होगा। अगर हमें आएंगे सिस्टम, तो पंचायत राज यानी ग्राउंड बेसिस पर क्या है, वो लोगों को जितना भी क्या बोलते हैं अनुदान आया रहता, वो लोगों तक पहुंचने के जैसा सिस्टम में। आज हमें सत्ता में नहीं है, फिर भी हमारा खौफ अफसर पर है। जिस दिन हम सत्ता में होंगे, इंशाअल्लाह एक क्या बोलते हैं खूबसूरत कर्नाटक निर्माण का उद्देश्य रविकृष्ण रेड्डी, उनका ख्वाब को हमें पूरा करने का मकसद है। सर, आपने अच्छी बात कही कि आपके आने के बाद शराबबंदी होगी। अब जो ये प्रैक्टिकल है, कई राज्य कर चुके हैं, जैसे बिहार ने भी किया था, गुजरात ने भी किया था। यहाँ पर शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद वो शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यानी आप एक नई ब्लैक मार्केट को फिर से ओपन इससे हो सकता है। तो और इसी तरह से, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है करके जो सरकारें इसको बंद नहीं कर रही हैं। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना में हर चीज़ बंद थी, लेकिन शराब की दुकानें पूरी तरह से खुली थी। यानी जो एक नया एक्सपेरिमेंट आप जो करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी जो सरकारें कर चुकी हैं वो उसमें विफल हैं, क्योंकि इसके एक ब्लैक मार्केटिंग के लिए एक नया दरवाज़ा खुल जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे?
ब्लैक मार्केटिंग, वही तो बता रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ शराब बंद करना नहीं है, करप्शन भी, यानी जिस जो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इस पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा। जैसा कि आज इन दिनों क्या है मालूम है, क्या पुलिस डिपार्टमेंट में हाल ही में 80 लाख 1.5 करोड़ रुपए देखो पुलिस दिया हुआ, रिसेंट सेंट्रो रवि हुआ, इस तरह के जो पुलिस सिस्टम ट्रांसफ़र के लिए 50 लाख रुपए देंगा, तो पुलिस जाहिर सी बात है 50 लाख कहाँ से लेगा, उसे वहाँ जाने के लिए ये सिस्टम होता है। तो हमें ये सब, हमें ये नहीं समझना कि हमें पुलिस के खिलाफ हैं, हमें पुलिस डिपार्टमेंट के इसमें हमें खिलाफ हैं। तो भ्रष्ट नेता जो इनको ट्रांसफ़र करने के लिए पैसे लेते हैं, अगर हमें सत्ता में आएंगे तो हमें पुलिस वो लोगों का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक मामूली कांस्टेबल जो रास्ते पर जो टेंशन और इसमें ड्यूटी गुजारता है, तो F92 के हिसाब से पुलिसों को बोलते हैं कि आज शाम तक 100 केस लाखों दो, कहाँ से लेंगे वो गरीब? अपने एक क्या बोलते हैं, अपना इमेज खराब कर ले, लोगों से अपने सामने वो होता, अफसर नहीं होते। तो इसके खिलाफ क्या है, वो क्या करना और सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन हमें सही ढंग से करेंगे। सर, कोयम्पू ने एक बेहतरीन नज़म लिखी थी, यानी जो हमारा राज्य गीत है, सर्व जनांगद शांति तोटा, हिंदू क्राइस्त मुसलमाना, पारसीक जैन रुद्याना। यानी खूबसूरत, यहाँ पर एक बाग की तरह सब रहते हैं, सब हंसी खुशी रहते हैं। तो इस तरह से आज एक माहौल को बिगाड़ कर, यानी जात पात की राजनीति करके चंद पार्टियां उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस पर KRS पार्टी का क्या रुख है? तो कोयम्पू हो या फिर दूसरे ऐसे ये है जो इन खूबसूरत कर्नाटक का एक ख्वाब देखे थे, हमारा मकसद वही पूरा करना है। वो बहुत खूबसूरत एक अपने, यानी आज हमें आज़ाद हैं ऐसा कर्नाटक होना बोल के एक प्रेजेंटेशन दिए थे, एक गीत, ये एक इसके नगमे के ज़रिए। तो हमारे नेता उसे ये नहीं करे। हमारा अब अवाम से हमारी ये है कि हमारा एक बसवा और कोयम्पू ऐसे महान लोगों का जो सपना था, उस तरह का कर्नाटक निर्माण का हमारे KRS का भी एक सपना ही है। सर, आखिर में आप बीजापुर की जनता से क्या कहना चाहिए? बीजापुर की जनता से हमारा क्या है, यानी ऐसे भ्रष्ट कांग्रेस मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन है। ये क्या है मालूम है क्या, ये पॉलिटिकल स्टंट है। ये लोगों को अगर मुसलमान समझते होंगे तो मैं समझता हूँ आपका ईमान ज़ाया कर रहे हैं कि हम इस मुसलमान खौफ खुदा रखने वाली कौम है। तो बीजेपी का डर डाल को आप पर कांग्रेस ये कर रही है। कांग्रेस या बीजेपी ये मत देखो, आप जब अपना वोट देंगे सही रहनुमा, यानी आपका वोट शहादत, तो यानी मुसलमानों से मैं एक दिली मोतरबाना गुजारिश करता हूँ कि अपना जब वोट दे रहे हैं तो अपना शहादत दे रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को शहादत दो कि वो आपका वाकई कौम का, यानी कौम मतलब सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी आलम इंसानियत का एक अच्छा रहनुमा, सब हिंदू हो मुसलमान हो सबको एक साथ लेकर चलने का है। ये ज़ात पात, ये इसके बारे में जानना ये संतों का काम है, हमारा नहीं है। राजनेताओं का काम क्या है, लोगों को अच्छा माहौल क्रिएट कर देना, अच्छे सड़कें हों, अच्छी आबो हवा हो, जो उनको गवर्नमेंट से आए हुए स्कीमों के सही ढंग से नहीं मिल रहा, वो अपने चेलों को छोड़ को जिसके मुस्तहक को नहीं, वो लोगों तक स्कीम के ये अगर 1985 से आवास योजना चल रही, अगर हर साल एक गांव में एक घर होता तो आज कितने 85 15 वो भी 37 ईयर्स में अगर 37 to 50 घर आप न्यूज़ चैनल वाले क्या है मालूम है क्या, गवर्नमेंट के छपा रहे हैं। तो हमारे साथ में चलो, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके पूरे पैसे पंचायत राज के इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं इन्हों खा को ये करें। हमारी नज़र में तो बोलते हैं कि यही देश के दुश्मन है, हमें बाहर की कोई इससे डर नहीं, हमारे सोल्जर्स। लेकिन हमें यहाँ अंदरूनी जो चोरों से लड़ने के वास्ते सिर्फ KRS एक ही है, जो इंशाअल्लाह जल्दी अगर हमें अवाम अगर हमें साथ में देंगी तो हमें हमारा एक आदमी भी इस बार सत्ता में आएगा तो उसकी पूरी कर्नाटक में किस तरह हमें गूंजते हमारे आवाज़ आप देखते हैं। सर, लास्ट में आखिरी एक सवाल, राज्य में आप कितनी सीटें दे रहे हैं? 234 सीटों पर हमें कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारी पार्टी जिंदा है, हमें हैं
लोगों को बताना। अगर ऐसा नहीं हो कि फिर आप हमारे एक जनरल पब्लिक क्या है कि केआरएस को आजकल हमें बहुत से फॉलोअर्स है। कितने सीटें आने की उम्मीद है आपको? अब मैं लोगों के तो मैं इसमें नहीं नहीं, बताता। आपका जो अंदाजा, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि हमारी सीटें इतने आ सकती हैं राज्य में, तो अंदाजन कितने आ सकते हैं? उसके बारे में तो मैं क्योंकि तो मैं राज्य का सर्वे तो नहीं किया, तो उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। हाँ, हमें ये है कि एक अच्छे ढंग से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और एक हमारा लोगों का रिस्पांस भी हमें अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमें पूरे सीट जीत कर आ सकते हैं। सर, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की और बड़े ही बेबाकी से हमें हर सवाल का जवाब दिया। पहले A1 न्यूज़ की तरफ से आपका नहीं, बहुत पहले बहुत बात आपका भी शुक्रिया, आपने हमें बुलाकर हमारे ख्यालात और हमारे पार्टी को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा व्यूअर्स, हमारे साथ जो आज केआरएस पार्टी के नगर अध्यक्ष हमीद इनामदार साहब थे, उन्होंने हमारे हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया है और हम इसी तरह कोशिश करते रहेंगे कि आने वाले इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, उन कैंडिडेट से और उससे जुड़े नेताओं से हम जो भी मुद्दे हैं आपके, जो भी आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाबात हम उनसे हासिल करने की कोशिश करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत हमें प्यार मिल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले जो एपिसोड में फिर एक नए पार्टी के नए नेता से आपसे जुड़े मुद्दों पर फिर से बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए A1 न्यूज़ चैनल, द फेस ऑफ ट्रस्ट।